चुनाव आयोग ने भारत के मतदाताओं से एसआईआर से जुड़े 5 सवाल पूछे हैं और पूछा है कि अगर उनका जवाब हाँ है तो उन्हें इस कठिन कार्य को कराने में अपना योगदान देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और विपक्षी दलों के बीच बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर लगातार खींचतान जारी है। इस बीच मंगलवार को चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया को तेज करते हुए देश के हर नागरिक से 5 महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। इन सवालों का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। आयोग ने नागरिकों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है ताकि मतदाता सूची से अयोग्य व्यक्तियों के नाम हटाए जा सकें और सभी योग्य मतदाताओं को लिस्ट में शामिल किया जा सके। निर्वाचन आयोग ने भारत के नागरिकों से मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर 5 अहम सवाल पूछे हैं। पहला सवाल है कि मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं। दूसरा, मरे हुए लोगों के नाम हटने चाहिए कि नहीं। तीसरा, जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक जगह पर हैं, तो उनके नाम एक ही जगह पर होने चाहिए कि नहीं। चौथा, जो लोग दूसरी जगह जा बसे हैं, उनके नाम हटाने चाहिए कि नहीं। पांचवा, विदेशियों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं। आयोग ने कहा कि अगर इन सवालों का उत्तर आप हाँ में हैं, तो फिर चुनाव आयोग को मतदाता सूची को शुद्ध बनाने में के इस कठिन काम को सफल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले को लेकर भारत सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। सरकार की तरफ से यानी पीएमओ की तरफ से आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है जिसमें बड़े अधिकारियों के साथ साथ स्टेक होल्डर्स भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस बैठक को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव अध्यक्षता करेंगे, उसमें शामिल होंगे और वित्त विभाग के भी तमाम बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे। इस बैठक में भारतीय निर्यातकों पर बढ़ते टैरिफ के असर का आकलन और उससे निपटने के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। सरकार पहले ही एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और निर्यातकों के साथ परामर्श कर चुकी है। अब अगला कदम तय करने के लिए पीएमओ की यह बैठक बेहद अहम खास मानी जा रही है। मोदी सरकार का फोकस एक तरफ अमेरिका के टैरिफ दबाव को दूर करने का है, निपटने का है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस समेत नए बाजार में भारतीय सामानों की पैठ बढ़ाने पर भी है। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। 2 दिन के गुजरात दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और आखिरी दिन सुजुकी के इलेक्ट्रिक वाहन को दिखाई हरी झंडी। इसके अलावा पहले दिन उन्होंने गुजरात को दी करोड़ों की योजनाओं की भेंट। दौरे के पहले दिन अहमदाबाद के निकोल की सभा में पीएम मोदी ने 5,477 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। इस दौरान अपने भाषण में पीएम ने पशुपालकों, किसानों, व्यापारियों और मजदूरों सभी के हित की बात करते हुए मेड इन इंडिया सामान के उपयोग को प्राथमिकता देने का अनुरोध कर अमेरिका द्वारा लादे टैरिफ का भी जवाब। वहीं दौरे के दूसरे और आखिरी दिन पीएम ने आज मारुति सुजुकी के पहले वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन BEV ई विटारा को हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ 100 से अधिक देशों के लिए इसके निर्यात की औपचारिक शुरुआत भी हो गई। कल राजभवन में रात्रि विश्राम से पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के कुछ चुनिंदा अधिकारियों और मंत्रियों के साथ करीबन 1.5 से 2 घंटे अहम बैठक की और जिसके बाद अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। क्या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री होगी? कुछ ऐसा ही संदेश दे रहे हैं ये पोस्टर जो जेडीयू दफ्तर के बाहर लगाए गए हैं पटना में। और इन तमाम बैनर और पोस्टर में देखिए किस तरीके से इस बात का संदेश दिया जा रहा है कि बिहार की राजनीति में जल्द ही निशांत कुमार की एंट्री होगी। ईमानदारी और जनसेवा की नई पीढ़ी, जनसेवा की विरासत आगे बढ़ेगी। विकास पुरुष का बेटा, बिहार का भविष्य निशांत कुमार, जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा और नीतीश कुमार जी की कार्यशैली के वारिस निशांत कुमार। हालांकि निशांत कुमार जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो अपने पिता के कार्यशैली की ज़बरदस्त तारीफ करते हैं और ये भी कहते हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार होंगे, लेकिन खुद की राजनीति में आने के सवाल पर जरूर टाल जाते हैं। लेकिन अब फिलहाल जिस तरीके के बैनर लगे हैं उसके बाद ये आशंका जताई जा रही है, एक संदेश देने की कोशिश है कि जल्द ही बिहार की राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है। कैमरामैन के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। वोटर अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है। यात्रा की शुरुआत बिहार के सुपौल जिले से हुई है। सुपौल के हसन चौराहे से आज यात्रा की शुरुआत हुई है और यात्रा में आज सबसे खास बात यह है कि इस यात्रा में यानी वोटर अधिकार यात्रा में आज प्रियंका गांधी शामिल हुई हैं। प्रियंका गांधी के आने के कारण आज
कार्यकर्ताओं का जो जोश है, जो उत्साह है, वह काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। यात्रा आज सुपौल से जो शुरू हुई है वो झंझारपुर मधुबनी होते हुए आज दरभंगा में जाकर खत्म होगी। महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यात्रा में शामिल हैं और निश्चित रूप से यात्राओं में लोगों का जो उत्साह है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह यात्रा बिहार में बदलाव लाती है या फिर नहीं। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, सुपौल, न्यूज़ 24। राजधानी लखनऊ में खाद की समस्याओं को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई तीखी नोकझोंक, डिटेन कर इको गार्डन भेजा गया। दरअसल समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने खाद की बोरी पहनकर पोस्टर हाथों में लेकर विधानसभा घेराव का प्रयास किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है अन्नदाताओं को खाद के लिए रात दिन संघर्ष करना पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर खाद की कालाबाजारी हो रही है। सरकार कालाबाजारी रोकने पर नाकाम रही है। खाद केंद्रों पर पूरे प्रदेश में किसानों की लंबी लाइन लगी हुई है। महिलाएं घर परिवार छोड़कर लाइनों में लगने को मजबूर हैं। ये सरकार न महिलाओं का सम्मान करती है न किसानों का। इतना ही नहीं, खाद की लाइनों में लगे किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। लाइन लगे किसान बेहोश होकर गिर रहे हैं। किसानों की मौत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी किसानों पर अत्याचार कर रही है। अखिलेश यादव की सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं था। किसानों को फसलों का दाम सब कुछ समय पर मिलता था। वहीं प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रही, सरकार जवाब दे। खाद की इतनी किल्लत क्यों है? जो किसान खून पसीने से सींच कर फसलों को बड़ा करता है, खाद न मिलने की वजह से फसल बर्बाद हो रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तीनों सेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है और इसी लक्ष्य में आज भारतीय नौसेना में आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को शामिल कर लिया गया है। जी आपको बता दें कि इंडियन नेवी में अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 17A मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को कमीशन आज कर लिया गया है और इस कमीशन के बाद पूरी दुनिया के नौसेना में भारत की ताकत का दबदबा भी बढ़ गया है, क्योंकि भारतीय नौसेना की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नौसेना में होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर वीडियो जारी करके उदयगिरी और हिमगिरी के नौसेना में शामिल किए जाने के बारे में जानकारी दी है। इस युद्धपोत की कई खासियतों से लैस है। इसे इजरायली तकनीक से विकसित रडार सिस्टम से विकसित किया गया है, जो इस युद्धपोत की आंख और दिमाग की तरह काम करता है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें जो 70 किलोमीटर की अधिक दूरी तक हवाई लक्ष्यों को भेद कर सकती है। कुल 16 लॉन्चर्स इस युद्धपोत पर लगे हुए हैं। इस युद्धपोत में 8 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस किया गया है, जो समुद्री और जमीनी लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रूस निर्मित यह प्रणाली पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए पानी में रॉकेट दागती है। आपको बता दें कि आईएनएस उदयगिरी में कई विदेशी उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इन सभी के भारतीय तकनीक और विशेषता के साथ बनाकर डिजाइन किया गया है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के साथ ही जहां मौसम विभाग की तरफ से 40 घंटों का वेदर अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के साथ कई पहाड़ी दूरदराज इलाकों में बादल फटने की घटनाएं, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है और आज सुबह से ही पूरे जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि श्रीनगर में भी इस समय तेज बारिश हो रही है और खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं कश्मीर घाटी से लेकर लद्दाख तक, यहाँ बर्फबारी भी देखी जा रही है। लद्दाख के खरदुंगला और जन्स्कार बादम जैसे इलाकों में 4 इंच से अधिक बर्फबारी सुबह से रिकॉर्ड की गई है। तो वही घाटी के पहाड़ों पर भी कई जगहों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते नदी नालों में पानी का उफान काफी ज्यादा बढ़ गया है। श्रीनगर की जहलम नदी में भी जल स्तर काफी ज्यादा सामान्य से दिखाई दे रहा है। लेकिन कैमरामैन के साथ आसिफ श्रीनगर 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल में बमों का जखीरा मिलना शुरू हो चुका है। चुनाव में ज्यादातर बमों का इस्तेमाल किया जाता है और जब हिंसा होती है तो इन्हीं बमों से एक तरह से आतंक फैलाया जाता है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक में एक घर में
22 बैग बम बरामद किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर बम यहाँ पे किसने लाकर रखा और बम रखने का मकसद क्या था। करीबन 5 से 6 महीने तक ये घर बंद पड़ा था, ये परिवार दूसरे जगह रहता था और यहाँ पे जिस तरह से इतने बड़ी संख्या में बमों का जखीरा मिलना, पुलिस प्रशासन की नींद उड़ चुकी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर किसने बम यहाँ पे लाकर रखा था और बम रखने का मकसद क्या था। पूरे मामले की जांच हो रही है। फिलहाल सभी बमों को नष्ट कर दिया गया है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। कल गणेश चतुर्थी है। वैसे तो 11 दिनों तक पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम रहने वाली है, लेकिन सबसे ज्यादा गणेशोत्सव महाराष्ट्र खासकर मुंबई में मनाया जाता है। अगर मुंबई में सार्वजनिक मंडलों की बात करें तो सार्वजनिक पंडाल 13,500 से अधिक हैं। इसके लिए मुंबई पुलिस ने भी भारी पुलिस बंदोबस्त किया है। करीब 36,000 पुलिस के जवान इन दिनों में तैनात रहेंगे। इसके अलावा 8,500 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। आसपास से अतिरिक्त पुलिस को भी बुलाया जा सकता है। इतना ही नहीं, मुंबई के जो रोड पर ट्रैफिक होगी इन 11 दिनों तक, जहां जहां पर बड़े पंडाल हैं वहां पर भारी ट्रैफिक हो सकती है। इसके लिए 4,000 के करीब ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात रहेंगे। तो पुलिस ने भी इसके लिए काफी बंदोबस्त किया है और अब तैयारियां अंतिम दौर में है। गणेशोत्सव के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिलीप वगैरह के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच बारिश ने मचाई तबाही। जगह जगह लैंडस्लाइड से राज्य में सैकड़ों सड़कें बंद। 7 जिलों में आज शैक्षणिक संस्थान बंद रखे गए। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। इस कारण जगह जगह से तबाही की खबरें आ रही है। मनाली में तबाही मची है। धुंधी व अंजनी महादेव में बादल फटने के कारण ब्यास नदी में आई बाढ़ से पर्यटन नगरी मनाली में सैकड़ों होटल व अन्य भवन खतरे की जद में है। ब्यास नदी में 4 लेन और हाईवे बह गया है। इस कारण मनाली से आवाजाही पूरी तरह से कट चुकी है। मनाली के बहांग में मशहूर शेरे पंजाब रेस्टोरेंट बाढ़ में बह गया है। इसका सिर्फ गेट ही रह गया है, बाकी सारा भवन ब्यास बहाकर ले गई है। इस रेस्टोरेंट के साथ लगती 4 दुकानें भी बह गई है। मणिमहेश यात्रा पर गए पंजाब के 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। प्रशासन ने यात्रा पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है। 2000 से ज्यादा श्रद्धालु अभी भी बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। मंडी शहर में ब्यास नदी पंचवक्त्र मंदिर तक पहुंच गई है। ब्यास नदी उफान पर होने से प्रशासन ने नदी नालों के किनारे नहीं जाने की हिदायत दी है। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24।